हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ, जिसमें आप अभी अकाउंट्स का आपने लास्ट टॉपिक किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपने डेफिनेशन करी थी। बच्चों, मुझे पता है कि आप लोगों ने अच्छे से उसके नोट्स बनाए होंगे और मतलब उसका हर चैप्टर का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हर चैप्टर का जो मेन आपका होता है कि जैसे वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, वो आपने अच्छे से उसको समझना होता है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके फीचर्स, ये सारी चीजें आपको नोट्स में बना के पढ़नी है, तभी आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियोस आप चाहे मेरे देख रहे हो, चाहे किसी भी चैनल के आप जो वीडियो देखते हैं बच्चों, वो आप सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, बट जो सेल्फ नोट्स होंगे, हैंड रिटन, जो आपके अपने नोट्स होंगे, वही आपका लास्ट टाइम काम आएगा कि आपने समझ के कितना लिखा। तो आप हर टॉपिक का नोट्स जरूर प्रिपेयर करना, ठीक है? तो चलिए बच्चों, अभी मैं आपसे बात कर रही थी, हाँ, वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी कि क्या होते हैं, उसका एम क्या होता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है? अब जो इस चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक है वो फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। जिन बच्चों ने 11th में अच्छे से स्टडी किया होगा उन्होंने देखा होगा, उस 11th में हमने फर्म, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाई थी, लेकिन 12th में हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे। और दोनों में ये डिफरेंस होता है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो फॉर्मेट जो होता है आपको सेम फॉर्मेट में बनाना होगा। कई बार एग्जाम में बेटा 10 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में सेम टू सेम पूरा फॉर्मेट ही प्रिपेयर करने के लिए आता है कि आप फॉर्मेट तैयार करिए कि कौन सी चीज कहाँ आएगी, वो फॉर्मेट तैयार करना आपका क्या मतलब 10 मार्क्स आपको दे देता है। तो लेकिन आपको इस सीक्वेंस से आपको लर्न होना चाहिए, ये नहीं कि कोई आपने करंट एसेट कहीं डाल दी, करंट लायबिलिटी कहीं डाल दी। तो इसमें जो जो चीजें आती हैं, पहले मैं आज आपको जो आपके पूरे बैलेंस शीट में जो जो टॉपिक आते हैं, जो जो मतलब आइटम्स आते हैं, उनको डिफाइन कर देती हूँ। फिर आगे की वीडियो में मैं पूरा बैलेंस शीट आपका एक ही दिन में आप कंप्लीट आपको करवाऊंगी कि कौन सी चीज कहाँ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड में आपका आ जाता है कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं, ऑथोराइज में से कितने कॉल्ड अप और कितने सब्सक्राइब हो गए हैं, वो लिखा जाता है शेयर होल्डर फंड में। उसके बाद आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज आती है बच्चों? शेयर कैपिटल में आपकी सारी चीज आ जाती है जो कि आपने शेयर कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व, रिडेम्पशन, सिक्योरिटी प्रीमियम, जितने भी रिजर्व एंड प्रोविजन में आएंगे वो सारी चीजें शेयर कैपिटल में आती हैं, ठीक है? शेयर कैपिटल के बाद आता है मनी रिसीव्ड, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी आपका प्रॉफिट है, P&L है, उसकी सारी चीजें, और जो भी आपने एक्सपेंस करा है, जैसे बोनस है, आपका प्रीमिलरी एक्सपेंस से रिलेटेड जो आपका प्रॉफिट बचा है, जो भी आपका प्रॉफिट है वो सारा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। इसके बाद आपका सबसे मेन इसमें शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आपने देखा होगा जब आपने बैलेंस शीट के क्वेश्चन किए थे शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल में कई बार होता है कि हमने रिसीव किया 20,000 के लिए एप्लीकेशन, लेकिन इशू किए थे हमने 15,000। तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा बच जाता है उसको हम एडजस्ट कर देते हैं कहाँ पे? अलॉटमेंट में। तो वो वाली मनी आ जाती है अलॉटमेंट वाले टॉपिक, मतलब ये हेडिंग के सामने जो अमाउंट आएगी वो आपको लिखनी होती है। उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये सबसे मेन चीज है, कई बार वेरी शॉर्ट में ये अलग से पूछा जाता है कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या क्या होती है और करंट लायबिलिटी क्या होती है। तो इसे ध्यान से समझिए। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसको हम 1 साल के बाद तक चुका सकते हैं, जिसको हमने लंबे समय के लिए किसी से लिया है उधार या लोन, और उसको 1 साल के बाद तक, 15 साल, 20 साल, 5 साल, इतने लंबे टाइम के लिए जो हमने लोन लिया है वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएंगी। और वो लायबिलिटी जिसको हमें 1 साल के अंदर ही पेड करना है वो आपका करंट लायबिलिटी में आएंगी वो चीजें। जैसे कि नॉन करंट में आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसे डिवेंचर। आपने डिवेंचर पढ़ा था, तो डिवेंचर किस में आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये 15 साल 10 साल के लोन होता है। और क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, ऐसी चीजें जिसको हमें 1 साल के अंदर चुकाना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी चीजें आती हैं हमारी करंट लायबिलिटी में,
क्लियर है? तो ये आपको करंट और नॉन करंट अच्छे से समझना है, इसको क्लासिफाई करना है। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये हमारी दो हो गई नॉन करंट। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, किसी के लिए से हमने 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए कुछ उधार लिया है, लोन लिया है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया। ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल एंड BR, है ना, आपने 11th में पढ़ा होगा, जिसको BP और BR, ये स्टेटमेंट पढ़े थे ना। BP मतलब बिल्स पेबल, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, तो ये आ जाएगा आपका ट्रेड पेबल में। अदर करंट में आ गया अदर करंट लायबिलिटी, कोई भी, जैसे आउटस्टैंडिंग हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, वो सारी चीजें हो गई अदर करंट लायबिलिटी में। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजन किसमें आ गया? नॉन करंट। और अपोजिट शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसमें आ गया? आपका करंट लायबिलिटी में। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने ये तैयार किया है, उसी के बाद हमारा सेम आता है एसेट की साइड। एसेट साइड में ज्यादा नहीं है, एसेट साइड में 2 टॉपिक आपके हैं जो आपको हमेशा आना चाहिए, जिसमें एक होता है नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में बच्चों टेंजिबल और इनटेंजिबल 2 तरह की एसेट होती है हमारी। टेंजिबल एसेट क्या होती है? टेंजिबल एसेट वो होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीजें हमारी टेंजिबल एसेट्स में होती हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति, टेंजिबल हो गया हमारा मूर्त संपत्ति और इंटेंजिबल हो गया हमारा अमूर्त संपत्ति। मतलब कि जिन संपत्तियों को हम देख सकते हैं वो टेंजिबल होती हैं। ये वेरी शॉर्ट में भी आते हैं क्लासिफाई करने के लिए, तो इसे ध्यान से समझना है कि टेंजिबल एसेट वो एसेट होती हैं, टेंजिबल को हम बोलते हैं मूर्त संपत्ति। तो मूर्त संपत्ति वो संपत्ति होती है जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील करते हैं, लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल क्या होती है? गुडविल आपको मैंने अकाउंट्स में पढ़ाई थी, आपकी 1st 2nd वीडियो में ही है कि गुडविल क्या है। गुडविल आपके अच्छे नेम एंड फेम को, क्रेडिट को, मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है, उसको गुडविल बोलते हैं। तो उसको आप देख सकते हो या फील करते हो, आप गुडविल को फील करते हो, तो वो हो गई आपकी इंटेंजिबल एसेट। ऐसे ही पेटेंट, कॉपीराइट, जो भी आपको कोई भी अधिकार दिए जाते हैं उन सबको आप फील करते हो, वो आपको दिखती नहीं है, तो ऐसी एसेट्स को बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। तो ये तो हो गया नॉन करंट को क्लासिफाई किया हमने। उसके बाद आता है करंट एसेट। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि हमारे 1 साल के लिए होती है, मतलब 1 साल के अंदर इसका यूज होता है। सबसे स्टॉक, जो आपके गुड्स का स्टॉक होता है वो करंट एसेट होता है। डेटर्स, जो हमें पैसा देंगे। बिल्स रिसीवेबल, जो भी हमने यहाँ पे BP और BR करा था, इसमें BP होता है हमारा करंट लायबिलिटी और BR होता है हमारा करंट एसेट। तो BR, ठीक है, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? ये सारी चीजें हमारी करंट एसेट होती हैं। ठीक है, तो ये भी क्लासेस कई बार आया है, ये क्वेश्चन आया है बोर्ड की तरफ से कि राइट एनी 2 करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। तो आप ये क्लासिफाई, आपको अच्छे से आता होगा तो आप लिख देंगे। कई बार आता है शॉर्ट में आ जाता है कि डिफाइन टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप इंडिविजुअली, मतलब हर टॉपिक को अलग अलग सबके लिखेंगे कि किसमें क्या क्या चीजें आती हैं और उसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट अच्छे से डिफाइन करूंगी, जिससे आप इजिली इसे लर्न कर सके। चलिए बच्चों, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए।